लास्ट क्लास में एम्पियर का परिपथी नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आपको ये भी बताया गया कि एम्पियर के परिपथी नियम का हम लोग यूज़ जैसा बायो-सेवर्ट लॉ को यूज़ करते हैं किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उसी तरह से एम्पियर्स सर्किटल लॉ का भी प्रयोग हम किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तरीका दोनों का डिफरेंट है, इसलिए आज हमने हेडिंग बनाई है एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथी नियम के एप्लीकेशंस में हमने कई सारे एप्लीकेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले आज हम जो एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं वो होगा एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक होगा और उसकी वजह से हम उससे कुछ डिस्टेंस ले लेंगे और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे क्या होगी। ठीक है, तो ये हम हेडिंग बना लेते हैं। अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप कैलकुलेट कर चुके हो। इसकी वैल्यू आई थी μ0/2 पाई I/R। याद आया आपको? पर आज वो काम हम एम्पियर के परिपथी नियम से करना चाहते हैं। तो एक चीज और मैं इसमें पहले बता दूं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ सेम उसी तरह का करीब करीब होता है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ था। गॉस लॉ में भी गॉस लॉ की हेल्प से हम अलग अलग प्रकार के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। सिमिलरली एम्पियर्स सर्किटल लॉ की मदद से हम अलग अलग तरह के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, पर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा इसके काम करने का प्रोसेस वही है जो गॉस लॉ में था। गॉस लॉ में किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए 4 स्टेप्स बताई गई थी। उन 4 स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप आपको बताई गई थी कि सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए और याद रहे कि उस गॉसियन सरफेस पर ई और थीटा सिमेट्रिक होने चाहिए, सममित। सेकंड स्टेप आपको बताई गई थी कि उस गॉसियन सरफेस के लिए आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कैलकुलेट करिए। थर्ड स्टेप आपको बताई गई थी कि फिर आप ये कैलकुलेट करिए कि वो जो गॉसियन सरफेस है उससे घिरा हुआ नेट वैद्युत आवेश कितना है। और फोर्थ स्टेप आपको बताई गई थी कि इसके बाद आप गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे, उस पर सारी वैल्यूज़ लिख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करना है। क्या करना है, एक बार फिर से वही 4 स्टेप्स हैं, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं उनको दोबारा, आप थोड़ा सा दिमाग में बना के रखिए क्योंकि वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं स्टेप्स। वो सिर्फ हमारे काम करने का तरीका है और तरीका आपको याद रखना है। सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि जैसे उसमें क्या बनाते थे, गॉसियन सरफेस, यहाँ पर सरफेस नहीं बनाई जाएगी, लूप बनाया जाएगा। और उस लूप को गॉसियन लूप नहीं, एम्पीरियन लूप कहा जाएगा, क्योंकि वो नियम गॉस का था तो गॉसियन सरफेस, ये एम्पियर का है तो एम्पीरियन लूप कहा जाएगा। और याद रहे इस बात का कि लूप ऐसा बनना चाहिए कि वहाँ पर हमें 2 चीज़ों की सिमेट्री चाहिए, बी की और थीटा की। गॉसियन सरफेस पर ई और थीटा की सिमेट्री, एम्पीरियन लूप पर बी और थीटा। बी हर जगह सेम रहना चाहिए, थीटा हर जगह सेम रहना चाहिए। सेकेंड स्टेप, हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे। जैसे वहाँ क्या कैलकुलेट करते थे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। सिमिलरली यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल
कैलकुलेट करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है, उसमें क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल आता है। थर्ड स्टेप हम करेंगे, वहां पर क्या कैलकुलेट करते थे गॉस के नियम में, बंद पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली, उससे पास होने वाली नेट करंट कैलकुलेट करेंगे कि जो भी एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, अगर ये हमने एम्पीरियन लूप बना दिया तो इसमें से कितनी नेट करंट जा रही है। नेट करंट कैलकुलेट करने का तरीका 1 मिनट में ध्यान से देख लीजिए। अगर ये कंडक्टर आप छोड़ दीजिए, इसको मत मानिए, अगर इसमें से एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो होती है और ऐसा 2 कंडक्टर अगर इसके भीतर से ऐसा जाते हैं, ऐसा गए और ऐसा सीधे चले गए, तो इसके अंदर से कितनी करंट पास हो रही है, 2i। एक में आई तो 2 में 4 कंडक्टर्स अगर ऐसा 5 अगर ऐसा चले जाते हैं और वो ऐसा निकल जाते हैं, सीधे बाहर चले जाते हैं, तो कितनी करंट पास हो रही है, 5i। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये 2 कंडक्टर्स ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं और ये ऊपर से निकलकर ऐसा फिर से फोल्ड होके वापस फिर ऐसे आ जाते हैं, फिर वही 2 कंडक्टर हैं ऐसे आ रहे, तो कंडक्टर 2 ही है, 2 आई करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और बाहर से ऐसा निकल जाती है, तो इस लूप के अंदर कितनी करंट घिरी हुई है, 2 कंडक्टर से आते हैं और वो ऐसा बाहर से चले जाते हैं, तो इसके भीतर कितनी करंट है, 2i। बाकी 2i जो ऐसा जा रही है वो बाहर से जा रही है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर कि 2 कंडक्टर ऐसा जाते और ये फोल्ड होके फिर इसी से ऐसा वापस आ जाते, इसी के भीतर से ही, तो 2i ऐसे ऊपर की तरफ, वही 2i ऐसा नीचे की तरफ, तो प्लस 2i माइनस 2i, व्हाट विल बी द नेट करंट, 0 प्लस 2i माइनस 2i। जितनी ऊपर जा रही है उतनी ही फिर वापस उसी के अंदर से तो गुजर रही है, तो अगर ऊपर जाने वाली करंट प्लस 2i है तो नीचे जाने वाली माइनस 2i, नेट करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ गया? बताइए ध्यान से, इसमें 5 एम्पियर करंट है, ये कंडक्टर ऐसे गया और ऐसा निकल के ऐसे चला आया, लूप से घिरे नेट करंट बताइए, 5 एम्पियर जो भी है। अगर ये कंडक्टर ऐसा ऐसे गया 5 एम्पियर लेकर के और फोल्ड होके इसी के भीतर में से फिर ऐसा निकल के आ गया, अब लूप से घिरी करंट कितनी, 0। समझ आ गया? तो इस तरीके से नेट करंट कैलकुलेट करना है आपको। 4th स्टेप हमारी होगी, हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देंगे, जो हमने कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाली होंगी वैल्यूज पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बड़ी इजीली आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है हमारे पास। ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है। मान लेते हैं कि इस चालक में आई एम्पियर की वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। इस चालक के लंबवत तथा इससे r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 2 लाइंस में पहले इसको नोट कर लेते हैं। माना चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा माना चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा चित्रानुसार प्रवाहित होती है। इसके लंबवत, चालक तार के लंबवत तथा स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें
सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे आप B से प्रदर्शित करते हो की गणना करनी है। अगर आपको गॉस लॉ याद है तो बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको। गॉस नियम में जब इतना कर लेते थे उसके बाद सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाई जाती थी। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप। अब एक ऐसा लूप बनाइए जिस पर हर जगह बी सेम रहे और हर जगह थीटा भी सेम रहे। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के चारों तरफ जो एम्पीरियन लूप सुइटेबल रहेगा वो है वृत्ताकार लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक वृत्ताकार लूप बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमने एक वृत्ताकार लूप बना लिया जिसका नाम क्या रखेंगे हम, एम्पीरियन लूप। ठीक है, ओके। एम्पीरियन लूप के रेडियस कितना होगा, r। एम्पीरियन लूप का क्या वाकई में b और थीटा सिमेट्रिक है, चेक कर लीजिए। यहां से ध्यान से देख के बताइए मुझे, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, r। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस r होगा, कम होगा या उससे ज्यादा होगा, r ही होगा। वृत्ताकार लूप बनाया है, वृत्ताकार लूप बनाया है तो चारों तरफ कंडक्टर से बराबर डिस्टेंस पर ही तो आएगा वो, नहीं समझ आया। तो हर जगह डिस्टेंस कैसी होगी, सेम। और अगर हर जगह डिस्टेंस सेम है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सेम। बी सिमेट्रिक हो गया। थीटा के बारे में सोचिए, थीटा क्या होता है, B और DL के बीच का कोण। अगर ये सीधा धारावाही चालक है तो इसके चारों तरफ B कैसा बनता है, ऐसा सर्कुलर, याद है आपको, ऐसा वृत्ताकार ऐसे B बनता है। किसी भी जगह पर चेक करो, यहां पर चेक करिए, B की डायरेक्शन ऐसे है। और अगर हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, छोटा सा खंड ले लें, वो एक लंबाई ले ली हमने, तो वो भी तो बेटा ऐसा ही है। अब B भी ऐसा है, DL भी ऐसा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। यहां समझ आया। यहां पर चेक करिए, इस जगह पर B की डायरेक्शन कैसी, ऐसे ऐसे होती है डायरेक्शन, तो ये B की डायरेक्शन। DL यहां पर कैसा, छोटी लेंथ काट लो आप इसकी, तो DL भी ऐसा ही। अब B भी ऐसा, DL भी ऐसा, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो आप इस लूप के हर पॉइंट पर चेक कर लीजिए, B भी हर जगह सेम मिलेगा। किस वजह से, क्योंकि तार से हर जगह का डिस्टेंस कैसा है, सेम। थीटा भी हर जगह सेम मिलेगा, B और DL के बीच का एंगल और कितना मिलेगा, 0 डिग्री आपको। तो ये सुइटेबल एम्पीरियन लूप हमने बना दिया। तो यहां पर नोट कर देते हैं इस बात को। इसके लिए, किसके लिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला तथा r त्रिज्या का एक वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। क्यों एक समान है, क्योंकि कंडक्टर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है और चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर डिपेंड करेगा। तथा
वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण थीटा भी एक समान है तथा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ये समझ आ गया? तो हमने पहली स्टेप पार कर ली, याद है ना आपको? अच्छा, सेकंड स्टेप पे क्या करना है बताइए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इसकी गणना करनी है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है किसी को? ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डी एल का फॉर्मूला बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है ये सभी को पता चला? क्योंकि हर पॉइंट पर लूप के मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन पे है, इस वजह से। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इसमें से b हर जगह कैसा है? सेम, तो ये कांस्टेंट हो गया। देखो cos 0 1 हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसको बाहर ले लो आप, बाहर ले लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया? dl। ठीक है बेटा? अच्छा, b की जगह तो हमने b लिखा। क्या आप बता सकते हैं कि dl के साथ अगर ये क्लोज्ड इंटीग्रल लग गया इसका क्या मीनिंग हो गया? dl का क्या मतलब है? dl का मतलब है ये जो वृत्ताकार एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, इस लूप का एक छोटी सी लंबाई, एक छोटा सा खंड टुकड़ा। लेकिन जब इसके साथ क्लोज्ड इंटीग्रल लग गया, इसका मतलब इस तरह के जितने टुकड़े बने हैं इस लूप में, उन सब का हमने क्या कर दिया है? जोड़। तो सब टुकड़े करो फिर जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। समझ आ गया? तो हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल की जगह इस एम्पीरियन लूप की परिधि लिख देंगे। एम्पीरियन लूप की त्रिज्या कितनी है? r, इसलिए एम्पीरियन लूप की परिधि कितनी होगी? 2 पाई r। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl। क्या आप समझ पाए इसको? ठीक है। अच्छा, 2 स्टेप्स पार हो गए। व्हाट इज थर्ड स्टेप? क्या करना है मुझे इस पे? एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली, उससे पास होने वाली नेट करंट कैलकुलेट करें कि कितनी करंट उसमें से पास हो रही है। एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा। क्या आप बता सकते हैं, अभी आपने नेट वैद्युत धारा निकालने सीखी है, कि इस एम्पीरियन लूप, ये जो हमने एक सर्कल ऐसा बनाया है, इस एम्पीरियन लूप से कितनी नेट करंट गुजर रही है? ये कंडक्टर है इन्फिनिट लेंथ का, इसमें कितनी धारा बह रही है? I। और ये एम्पीरियन लूप है। बताइए इस एम्पीरियन लूप से कितनी नेट करंट घिरी हुई है? कितने कंडक्टर ऐसे जा रहे हैं? ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर से कितने कंडक्टर ऐसे जा रहे हैं? एक ही तो जा रहा है। और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। क्या फिर से वो वापस ऐसा आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये तो सीधे चली जा रही है ऐसे, और अगर सीधे चली जाएगी तो इसमें से कितनी करंट पास हुई? I करंट पास हुई। नहीं समझ में आया आपको? आ गया? अगर ये I करंट ऐसा जाती और फिर उसी के अंदर से वापस फिर लौट जाती, तो प्लस I माइनस I वो कैंसिल कर देंगे और कितनी करंट हो जाती? 0। पर ये तो आई और चली गई, वापस नहीं हुई, इसलिए नेट करंट कितनी आ जाएगी? I एम्पियर। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे क्या करना है? एम्पियर से सर्किटल लॉ अप्लाई कर देना है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथी नियम आपने पढ़ा था,
एम्पियर का परिपथी नियम था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। जितनी भी नेट करंट लूप से पास होती है उसका म्यू नॉट गुना क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, दैट इज b इंटू 2 पाई आर। यही तो निकाला कैलकुलेट करके। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा b इंटू 2 पाई आर। म्यू नॉट नेट करंट कितनी निकाली हमने, I। हमको क्या निकालना है, b, तो b कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई आर उधर भेज देंगे। इस तरह से बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा यहां से आप निकाल सकते हैं। देखो म्यू नॉट, ये 2 पाई आर आ रहा है इधर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई फिर I अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई कहां पर, इस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर। ये हमने फॉर्मूला किसकी हेल्प से निकाला, एम्पियर्स सर्किटल लॉ की हेल्प से। और इससे पहले जो आपने अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, एक बार उसको याद हो तो आप चेक कर लो, और नहीं याद है तो प्लीज पन्ने पलट के देखो कि क्या यही फॉर्मूला आया था यही। और आज यही फॉर्मूला हमने किसके हेल्प से निकाल लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ से। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया, और आसान इस वजह से लगा क्योंकि इसमें सेम वही प्रोसीजर यूज हुआ है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ में यूज करते थे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया अब ये? तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसका हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या होगा उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। पर याद रखिए देयर इज अ कंडीशन दैट द कंडक्टर शुड बी ऑफ इन्फिनिट लेंथ। जो चालक होना चाहिए वो अनंत लंबाई का होना चाहिए। समझ आ गया? प्लीज जल्दी से नोट करें। सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसका। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है उस पे है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के बाहर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी भी हमारे पास अनंत लंबाई का ही सीधा धारावाही चालक होगा, लेकिन इस बार हम उस कंडक्टर के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र जितना बनेगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंडक्टर के भीतर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है आपको, इसलिए यहां पर कंडक्टर को हम पतला नहीं थोड़ा सा मोटे साइज का बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो ये मैंने मान लिया कंडक्टर है, इस तरह से, और ये ऐसा अनंत लंबाई का कंडक्टर है, ऐसा बहुत दूर ऊपर तक भी चला गया है और ऐसा बहुत दूर नीचे तक भी, ठीक है। और इस कंडक्टर पे हमने करंट को फ्लो करवा दिया, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो वो करंट ऐसे इस तरह से हम उस करंट को दिखा देते हैं, ठीक है, कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर में नीचे से ऊपर ऐसा बह रही है, तो ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होके करंट जाती है। और टोटल करंट हमने मान ली कितनी है इस पे, I। पूरी करंट, ऐसा नहीं है कि एक तीर देख के आप I बोल दो, पूरी करंट I फ्लो रही नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसा ही बीच में भी जा रही होगी, इस तरह से करंट फ्लो हो रही होगी इस पे से, यहां से भी इस तरह से, ठीक है। इस चालक की अपनी कोई एक्सिस होगी, एक्सिस मतलब उसकी अक्ष। अक्ष किसको बोलेंगे, जो कंडक्टर के बिल्कुल बीचों बीच जाए, लंबाई के समांतर और इसके सेंटर से ऐसा होके जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, अक्ष बोलेंगे।
अगर ये इसके इस अनुप्रस्थ काट का सेंटर है तो यहां से ऐसा गुजरने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे कि ये है उसकी अक्ष चालक की। ठीक है, ओके। अब ये कंडक्टर है अनंत लंबाई का, आई करंट फ्लो हो रही है, ये अक्ष है। हमको 3 कंडीशन लेनी है, 3 जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो हाँ, एक चीज और ये मान लेते हैं कि मान लिया कि ये जो कंडक्टर है ये क्या होगी, बता सकते हैं इसकी त्रिज्या, और हमने इसकी त्रिज्या मान ली चालक की कैपिटल आर, ये इसकी त्रिज्या मान ली। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं 3 जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करूंगा। कहां कहां पर देखिए, पहला तो चालक के बाहर एक पॉइंट होगा यहां पर, जो कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, अक्ष से स्मॉल और डिस्टेंस पर पॉइंट होगा, और वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट की स्थिति क्या मानी जाएगी, इस पॉइंट की स्थिति मानी जाएगी कि यह चालक के बाहर है, आउटसाइड द कंडक्टर। सेकेंड कंडीशन हम लेंगे कि जब ये पॉइंट बाहर नहीं होगा बल्कि इसकी सरफेस पर होगा, यहां पर बिल्कुल होगा पॉइंट, जो चालक है उसकी ऐसा सतह पर, यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो। ये वाली लोकेशन को क्या बोला करेंगे, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, ऑन द सरफेस। इसके बाद ऐसा ही एक पॉइंट हम कंडक्टर के भीतर ले लेंगे जाके, और यहां पर मान लेंगे वही पॉइंट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस बार कितना ले लेंगे, आर। तो आर क्या है, चालक की अक्ष से लेकर बिंदु P तक की दूरी। अगर बिंदु P यहां है तो यहां से ये डिस्टेंस आर है, अगर बिंदु P सरफेस पर है तो अक्ष से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, अगर बिंदु P यहां पर है तो अक्ष से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये बिंदु चालक के अंदर है, अंदर है मतलब इनसाइड। तो इस कंडक्टर में 3 सिचुएशन है, 3 लोकेशंस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले यहां पर 2 लाइंस नोट कर देते हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का तथा माना कैपिटल आर त्रिज्या का तथा अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक है जिसमें चित्रानुसार कुल I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुल I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब 3 बिंदुओं पर पता लगाना है। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं, इस धारा के कारण इस धारा के कारण उसकी अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉइंट जो कि चालक से बाहर है। चालक के बाहर, आउटसाइड द कंडक्टर।
आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट कंडक्टर के बाहर है यहाँ पर, तो अक्ष से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। उस समय स्मॉल आर और कैपिटल आर में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, बता सकते हैं? वेरी गुड, स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। समझ गए ये बात? तो और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉइंट चालक तार के बाहर है, तो बउआ ये तो वही सिचुएशन है जो अभी अभी कैलकुलेट किया है हमने। ये कंडक्टर है, पॉइंट उसके बाहर है, तो ये तो वही वाली सिचुएशन है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है। तो सेम वैसा ही करना पड़ेगा आपको। कैसे? सबसे पहले पॉइंट P से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बना देंगे इस तरह से, आप समझ रहे हैं? ऐसा चारों तरफ से ऐसा जाने वाला एम्पीरियन लूप बनाएंगे। सेम कैलकुलेशन, सेम स्टेप्स, पूरा का पूरा वही छाप दीजिए यहाँ पे। इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें आपको क्या करनी है, यू विल हैव टू यूज सेम स्टेप्स एज यू हैव डन इन द प्रीवियस आर्टिकल। इसके पहले वाले आर्टिकल में जो आपने स्टेप्स करी है, सेम यूज कर दो आप। और ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ऐसा कर देने से? पूरा वही निकाल रख दीजिए। आपको नहीं लगता कि वही आ जाएगा आंसर? लगता है ना अभी तो। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है बताओ? सरफेस पर निकालेंगे, तो यहां पर लिख देंगे चालक के पृष्ठ पर। अब बताइए, जब पॉइंट चालक की सरफेस पर आ जाएगा, मतलब इस जगह पर आ जाएगा। अब इस समय बताइए, पॉइंट P पहले यहां था, फिर हम पॉइंट P को शिफ्ट करते गए और यहां ले आए। ठीक है, अब स्मॉल आर कितना बड़ा होगा बताइए? वेरी गुड, कैपिटल आर के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट P यहां पर आ गया तो अक्ष से यहां तक का डिस्टेंस अब स्मॉल आर होगा, और अक्ष से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर भी है, क्योंकि वो उसकी त्रिज्या भी है। इसलिए इस वक्त स्मॉल आर किसके बराबर आएगा? कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पॉइंट जब यहां लिया था तो कंडक्टर के कहां हैं हम लोग? बाहर हैं, अंदर हैं कि पृष्ठ पर हैं? बाहर हैं। अगर यहां पर ले लिया बिल्कुल इसके सरफेस पर, तो पृष्ठ पर आ गए। लेकिन क्या अंदर गए? अंदर तो नहीं गए, हम तो अभी भी सरफेस पर है ना, अभी भी कंडक्टर से बाहर। भले हम सरफेस पर बैठे हैं, आप जैसे पृथ्वी पर बैठे हैं, तो क्या आप इसको बोलते हैं कि पृथ्वी के बाहर बोलते हैं बैठे हैं, कि पृथ्वी के भीतर बैठे हैं? आप अपने आप को कहां पर कहते हैं कि हम लोग पृथ्वी के कहां पर रहते हैं? पृथ्वी के बाहर रहते हैं, उसके पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर अगर आप रहते हैं तो आप कहां पर हैं? बाहर हैं। अगर आप पृष्ठ पर भी हैं तो आप कहां पर हैं? एक्चुअली यू आर आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द अर्थ, सॉरी। तो अगर आप बाहर हैं तो फिर से सेम स्टेप, कौन सी? जो उसके लिए लगाई हमने। नहीं समझ में आया? और यहां से एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाइए, वो गॉसियन सरफेस ऐसे यहां पर ऐसे आ जाएगी, जो कि बिल्कुल ऐसी बनी होगी जैसे कि एक रबर बैंड हमने इस पे ऐसे पहना दिया है। समझ आ गया? या एक धागा हमने रैप कर दिया इस पर, ऐसा बिल्कुल वैसे ही गॉसियन सरफेस आपको दिख जाएगी। पर स्टिल यू आर द आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। अभी भी आप कंडक्टर के अंदर नहीं गए हैं, अभी भी आप बाहर हैं। और जब तक बाहर हैं सेम स्टेप यूज करते रहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या कैलकुलेट करने की आवश्यकता है? नहीं, सेम स्टेप लगाइए। बस फर्क इतना होगा, जहां जहां स्मॉल आर होगा वहां वहां पर इस बार लिखना क्या है? कैपिटल आर। देन अगेन यू विल यूज द सेम स्टेप्स, और आपको आंसर क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का? कैन यू टेल मी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। वेरी गुड। और अब बताइए, इसकी तुलना में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड
ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहां था? आउटसाइड द कंडक्टर, बी ओ लिख दिया आउटसाइड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड से सरफेस वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रांग है, वीक है या सेम होगा? कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? बी आउटसाइड और बी ऑन द सरफेस, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? हाँ जी, सरफेस वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप कंडक्टर से दूर थे, जैसे जैसे आप नजदीक आते गए तो पहले वाले स्मॉल आर की तुलना में अब ये वाला आर छोटा है। पहले स्मॉल आर वहां तक था, कैपिटल आर सिर्फ रेडियस है, आर छोटा है तो बी कैसा है? बड़ा। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में बी ऑन द सरफेस ज्यादा होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा सरफेस पर। फिलहाल अभी अंदर कैलकुलेट नहीं किया है, अब अंदर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। थर्ड, चालक के अंदर इनसाइड द कंडक्टर। अब बताइए, अब पॉइंट हमने यहां पर ले लिया है, इस जगह पर, जो कि चालक के कहां पर आ गए हम लोग? अंदर आ गए। तो अक्ष से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? स्मॉल आर, रेडियस कैपिटल आर है। इस बार स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? इस बार हमारा स्मॉल आर जो है दैट इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। समझ आ रहा है आपको? ठीक। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। उसको अच्छे से समझने के लिए ये पॉइंट यहां के बजाय हम थोड़ा यहां मान लें, इसको हटा लो, यहां से यहां कर लो, रखेंगे अंदर ही, आप परेशान मत हो, अंदर ही रखेंगे। और इस बार सेम स्टेप्स यूज नहीं कर सकते, इस बार इसकी तरह नहीं लिख सकते सेम स्टेप्स। क्यों? क्योंकि आप चालक के बाहर नहीं हैं, इस बार आप चालक के अंदर हैं, तो आप नहीं लिख सकते। तो हमने इस पॉइंट को क्योंकि अंदर लिया है, अब यहां पर क्योंकि सारे पॉइंट यहीं ले लिए हैं, तो थोड़ा सा समझना ऐसा लगा कहीं मुश्किल ना हो जाए, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, उसको यहां ले लेते हैं हम। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस बार तो हम पिछली वाली स्टेप्स को सेम स्टेप्स नहीं लिख सकते, नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट आउटसाइड द कंडक्टर, वी आर इनसाइड द कंडक्टर, तो वो नहीं कर सकते। हमें तरीका बदलना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसके लिए ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे। उसकी जो 4 स्टेप्स हैं उनको यूज करेंगे। अभी 4 स्टेप्स में सबसे पहले क्या करना? एक एम्पीरियन लूप बनाइए, और याद रहे कि वो एम्पीरियन लूप ऐसा जिसमें बी और थीटा की सिमेट्री होनी ही चाहिए। कैसा एम्पीरियन लूप बनेगा? वृत्ताकार। यहां पर जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो भी वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनेगा, ऐसा। ठीक है, आर रेडियस होगी उसकी, और क्या उसके हर पॉइंट पर बी और थीटा सिमेट्रिक होंगे? तो आप तो जानते हो, अगर ये अक्ष को मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये और ये एम्पीरियन लूप बना दिया, तो इसके हर पॉइंट पर बी कैसा होगा? क्यों? हर पॉइंट पर बी सेम क्यों होगा? हाँ जी, अरे क्योंकि अक्ष से हर पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर डिपेंड करता है। जितना दूर चले जाएंगे वीक हो जाएगा, नजदीक आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग, और हर बार तो हम बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो हर जगह बी कैसा है? याद रखिए, हर जगह थीटा कैसा? क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर, और डीएल भी छोटे छोटे टुकड़े भी कर लो, अगर इसका टुकड़ा काट लें तो डीएल ऐसा, इस जगह पर बी भी ऐसा, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, तो थीटा कितना? 0। यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, हर बिंदु पर 0, तो हर जगह थीटा भी कैसा हो गया? सेम। इसलिए सर्कुलर एम्पीरियन लूप विल बी द सुइटेबल लूप। सुइटेबल होगा, उचित एम्पीरियन लूप रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया बताइए? सर्वप्रथम
बिंदु P से गुजरने वाला R त्रिज्या का, सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला R त्रिज्या का एक वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर B एक समान तथा थीटा भी एक समान है और थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। बेटा क्या ये बात आपको समझ में आती है? जो थीटा वाली बात मैं बताता हूं समझ में आ जाती है ना भाई? अगर इसके आप पीस काटोगे छोटे छोटे, ऐसा और ऐसा काट लो तो वो टुकड़े भी तो ऐसे ही आएंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो बनेंगे, और बी भी हमारा उसी दिशा में, तो बी और डीएल एक ही डायरेक्शन पे तो हुआ, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया उनके बीच में। पहली स्टेप हमने पार कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बता सकते हैं आप मुझे? बताइए सेकंड स्टेप में क्या करना चाहिए? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना चाहिए। करिए कैलकुलेट। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी बी डॉट वेक्टर डीएल। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होता है ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1, तो ये तो 1 हो गया। इसमें b कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह कैसा है? सेम, तो b को बाहर ले लेंगे, ये 1 हो ही गया है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा? dl। अब आप बड़े समझदार हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप आपने कई बार कैलकुलेट की है, तो क्या आप बता सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl का मीनिंग क्या होगा? फिर से dl क्या है? इस वाली एम्पीरियन लूप पर पड़ने वाला एक छोटा सा खंड, छोटा सा अवयव, लेकिन जब उसके साथ क्लोज्ड इंटीग्रल लग गया, इसका मतलब इस पूरे लूप की लंबाई। फिर से dl क्या है? एक छोटा सा खंड, लेकिन जब क्लोज्ड इंटीग्रल लग गया तो इस लूप की पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, और क्योंकि लूप किस आकार का है? वृत्ताकार, और त्रिज्या r है, तो उसकी पूरी लंबाई परिधि के बराबर आएगी। तो r त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितने बराबर होती है? 2 पाई r, इसलिए हमको इसको क्या ले लेना है? 2 पाई r। तो इसकी जो वैल्यू आएगी b की जगह b लिखेंगे, और dl की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 पाई r। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl की वैल्यू ये हमने सॉल्व करके निकाल ली। अब ये बताइए क्या ये स्टेप आपको समझ में आई कि नहीं आई? भाई आ रही है सभी को समझ में? ठीक है। अब सेकंड स्टेप भी हमने पार कर ली। थर्ड स्टेप बताइए क्या करते हैं हम थर्ड स्टेप पे? लूप से गुजरने वाली टोटल करंट पास कितनी हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं। अब लूप से गुजरने वाली नेट विद्युत धारा, जो करंट लूप के अंदर से जाएगी, बस वही करंट हमको चाहिए। देखो यहां पर इतना बड़ा लूप बनाया है हमने, क्या जितनी करंट कंडक्टर में पास हो रही है पूरी की पूरी करंट इस लूप के भीतर से ही जा रही है? ऐसा नहीं है, उसमें से करंट का कुछ हिस्सा बाहर से भी देखो जा रहा है। ये करंट, ये करंट, ये करंट सब कहां से जा रही है? बाहर से। थोड़ी सी करंट इसके अंदर से जाती है। हमको कौन सी करंट चाहिए? जो लूप के अंदर से जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लूप से गुजरने वाली नेट करंट। पासिंग थ्रू द लूप
या थ्रेडिंग थ्रू द लूप भी कह सकते हैं। थ्रेडिंग थ्रू द लूप क्यों? क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में भी जब आप वो बनाते हैं उसका फ्रेम और उसके बाद उसमें क्या कढ़ाई वगैरह करी जाती है, तो उसमें भी तो आप ऐसा सुई निकालते हैं, ऐसा बार बार, फिर ऐसा निकाल के वैसा लाते हैं, इस तरीके से करते हैं ना। तो इसलिए हम इसको करंट पासिंग थ्रू द लूप कह सकते हैं, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको केवल अंदर वाली करंट चाहिए। टोटल कितनी करंट बह रही है बता सकते हैं? आई। तो इसमें से कितनी पास होगी? आई करंट, आई से थोड़ी कम या आई से ज्यादा? आई से थोड़ी कम। कैसे निकाला जाए उस करंट को? यही तो आप जानते हैं इस आर्टिकल में, बस यही चीज समझनी है आपको। और उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, आप समझिए। पूरे कंडक्टर में से कितनी करंट पास हो रही है? आई। और पूरे कंडक्टर का एरिया कितना? रेडियस कितनी? कैपिटल आर। तो एरिया कितना? 2r, पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई आर कहां से? एरिया पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल। अरे भाई ये कंडक्टर किस आकार का है? बेलन के आकार का। और उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो इसका पूरा एरिया कितना हुआ? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? नहीं आया आपको? चलिए फिर से देखिए। अच्छा, अगर हम एक ऐसा बेलन बना दें और इसके रेडियस कैपिटल आर बता दें, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये भले बेलन है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कल का है ना, और सर्कल का एरिया कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्या चलने लगी होगी ना ऐसे ही। चलो ठीक है, चलो हम आएंगे अभी। तो पूरे एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उस पूरी एरिया से कितनी करंट गुजरती है? पूरी कितनी करंट पास हो रही है यहां से? कैपिटल आई। फिर से देखिए, पूरा एरिया कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पूरी करंट कितनी? आई। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि पाई कैपिटल आर से गुजरने वाली करंट कितनी है? आई। इसलिए एक एरिया से गुजरने वाली करंट कितनी होगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये जो लूप का एरिया ये कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी तो वृत्त के आकार का है। इस लूप का एरिया कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर एक एरिया से करंट गुजरती है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट गुजरेगी? गुणा करवा देंगे, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल इतनी करंट पास होगी उस लूप से। अभी आपको समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट? फिर से देख लीजिए एक बार में, फिर से बताइए। टोटल कितनी करंट पास हो रही है? आई। टोटल एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से करंट जाती है आई। तो एक एरिया से कितनी करंट जाएगी? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट जाएगी? गुणा करवा दिए, बिल्कुल सेम वही चीज है। 10 कुछ भी आप ले लो, 10 पेन मिलते हैं 50 रुपए के, तो एक पेन कितने का मिलेगा? 10 पेन की कीमत 50 रुपए, एक पेन की कीमत 50/10, इसलिए 4 पेन की कीमत 50/10 गुणे 4। सिंपल है ना ये तो कितनी करंट पास होगी यहां से? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने, नेट करंट आ गई आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा आपको नेट करंट कैलकुलेट करना समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा, तीसरी स्टेप पार हो गई। चौथी स्टेप, एम्पियर का परिपथी नियम लगा दीजिए। अब परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ
वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। वे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl आपने कैलकुलेट किया हुआ है, पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये आया है b इंटू 2 पाई स्मॉल r। म्यू नॉट इंटू नेट करंट की वैल्यू आई है I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इस R से इसका एक R कैंसिल हो गया। B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा कंडक्टर के भीतर किसी भी बिंदु पर। आई होप कि आपको समझ में आया। इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट समझना है खास, तो वो नेट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले पूरे कंडक्टर का एरिया कितना था, पाई कैपिटल R स्क्वायर, उससे करंट जाती है I, तो एक एरिया से I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। फिर छोटा सा एरिया कितना है, पाई स्मॉल r स्क्वायर, उससे कितनी करंट जाएगी वो निकाल दिया हमने। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल आया चालक तार के भीतर। आप नोट कर लें इसे जल्दी से। जो आपने फॉर्मूले निकाले हैं उनमें से मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है आउटसाइड, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। आप देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब R बढ़ेगा तो B घटेगा, R घटेगा तो B बढ़ेगा। एक आपने सरफेस पर कैलकुलेट किया है, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन कैपिटल R। इसमें जो B है ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट, मतलब आप कंडक्टर की जितनी देर तक कंडक्टर की सरफेस पर रहेंगे उतनी देर B कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। आप चाहे यहां रहें, यहां रहें, यहां रहें, यहां कहीं पर भी रहें, B सेम मिलेगा आपको। क्यों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैसा कांस्टेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो I भी तो नियत रहेगा, बदलोगे तो है नहीं बार बार। और रेडियस क्या है, रेडियस भी कांस्टेंट है। क्यों, तार बार बार ऐसा फूल जाएगा, पिछक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक कंडक्टर ले लिया तो ले लिया बस, उसका रेडियस तो कांस्टेंट है, इसलिए B हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब, लेकिन जब आप सरफेस पर हैं। तो बाहर अगर जाएंगे तो दूरी के साथ घटना शुरू हो जाएगा। इनसाइड अगर हम ले रहे हैं तो अंदर की ओर, अंदर की ओर जो फॉर्मूला आपने देखा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, I कांस्टेंट, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर, सो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम कभी थोड़ा ऐसा जा सकते हैं यहां तक, थोड़ा ऐसा आ सकते हैं, अंदर ही रहेंगे, लेकिन अंदर रहकर भी तो थोड़ा आगे पीछे चल सकते हैं, तो R बदल जाएगा। इसलिए B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अब आप देखें तीनों में फर्क है। जितनी देर तक कंडक्टर के बाहर होंगे दूरी बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, कंडक्टर के भीतर होंगे तो दूरी बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। देख रहे हैं आप। और सरफेस पर तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा। समझ आ रही बात आपको। तो ये चीजें आपको याद रखनी। हम चाहें तो इसके लिए B और R के बीच एक ग्राफ भी हम बना सकते हैं। आप देखिए, ग्राफ B वर्सेस R, B और R के बीच का ग्राफ। इधर की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इधर की तरफ हम डिस्टेंस ले रहे हैं। और ये हमने मान लिया कि ये एक्सिस है। जब यहां पर है इसका मतलब आप अक्ष पर हैं। अक्ष से जब एक तरफ चलना शुरू करेंगे तो कैपिटल R डिस्टेंस तक जब चले जाएंगे तो यहां पृष्ठ मिल जाएगा आपको।
सरफेस, उसके बाहर जब चलेंगे तो फिर आप बाहर आ जाएंगे। सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? मैक्सिमम। तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे ज्यादा। अगर हम यहां पर हैं, इसका मतलब कहां पर हैं? चालक के अंदर, बाहर की सरफेस पर? अंदर हैं, अक्ष और सरफेस के बीच में हैं, इसका मतलब हम अंदर हैं। अंदर रहोगे तो दूरी के साथ बढ़ेगा, दूरी के साथ घटेगा, यानी कि अनुक्रमानुपात में है। अनुक्रमानुपात में है तो वो लीनियर चलेगा ग्राफ आपका। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया आपको? सरफेस पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। जब बाहर आ जाओगे यहां पर, अब ये आप आउटसाइड आ गए। आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड आर के विलोमानुपात में है, मतलब अब जब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, घटेगा, और 1/r से घटेगा। इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहां पर जो B है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बट आउटसाइड द कंडक्टर B is inversely proportional to R, and at this point B is maximum, that is B on the surface। पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र वो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से B और R के बीच आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आज हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ के 2 एप्लीकेशंस पढ़े हुए हैं। आप सभी को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।